नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से पृथ्वी एंड कौशल यूट्यूब पे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के कहानी। उनको किसी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सबसे पहले मैं आपको उनका संक्षिप्त जीवन चरित्र बताता हूँ कि उड़ीसा में उनका 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने शिक्षा कोलकाता में शिक्षा ग्रहण की। प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता में उन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने उच्च शिक्षा मतलब प्राप्त की। उसके बाद वो आईसीएस की परीक्षा देने के लिए लंदन गए, ब्रिटेन। उनके पिता चाहते थे कि उनका लड़का आईसीएस बने, जो आजकल जिसको बोलते नहीं यूपीएससी आईएएस, उस टाइम में उसको आईसीएस बोलते थे। और वहां पर उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा का रैंक उसका 4 नंबर रैंक के ऊपर प्राप्त की। उत्तीर्ण हुए, चौथे रैंक के ऊपर आए वो। तो बहुत ही मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आईसीएस बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आईसीएस की परीक्षा दी थी और उसको बहुत ऊंचे रैंक में 4th नंबर रैंक में पास करके दिखा के और कहा कि अब मैं आईसीएस की नौकरी नहीं करूंगा, मुझे अपने देश को आज़ाद करवाना है और मुझे इसके लिए ही काम करना है आगे जीवन में। उन्होंने उस परीक्षा को पास करके छोड़ दिया और वो वापस भारत आ गए। भारत आने के बाद उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर काम किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे वो। और उसके बाद गांधी जी के साथ उनका मतभेद हुआ और वो आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए भारत से बाहर चले गए। वो भारत से जिस तरह बाहर जाते हैं तो वो बैंकॉक से 17 अगस्त 1845 को, सॉरी 17 अगस्त 1945 को वो बैंकॉक से एक फाइटर प्लेन के अंदर उड़ते हैं। उनके साथ उनका एक साथी होता है हबीबुल्ला खान, और वो दोनों उड़ते हैं और ताइयोको में जाके प्लेन को रिफिल करने के लिए, तेल भरवाने के लिए वो लैंड करते हैं। प्लेन के अंदर को तेल भरवाया जाता है, रिफिल किया जाता है और फिर वहां से वो टेक ऑफ करते हैं। लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही प्लेन में आग लग जाती है और वो दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। प्लेन में जो कुछ तेल के टैंकर होते हैं और वो टैंकर से तेल निकल के और नेताजी के ऊपर भी तेल गिर जाता है। और जब निकलने लगते हैं बाहर प्लेन से गिरने के बाद, तो नेताजी के कपड़ों में आग लग जाती है और वहां पर वो बुरी तरह से जल जाते हैं और उस हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि उस विमान में से 7 व्यक्ति जिंदा बच गए थे। और उन्हीं में से जो हबीबुर रहमान थे, उन्होंने ये सब बातें बताई हैं कि नेताजी वहां पर इस तरह से दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि नेताजी को उसी समय में लगभग 15 से 20 मिनट में पास में एक हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल के अंदर उनको ले गए थे, लेकिन वहां पर वो बच नहीं पाए। 18 अगस्त की बात है ये, 18 अगस्त 1945। 2 दिन के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उनकी जो अस्थि कलश था वो वहां से ले जाकर जापान के एक रैंकोजी मंदिर, टोक्यो में रैंकोजी मंदिर होता है, वहां पर उनको अस्थि कलश रख दी जाती है, जो आज भी वहीं पर। इसके बाद नेताजी की मृत्यु की 5 दिन बाद खबर इंडिया में पहुंचती है, बाहर आती है। लेकिन सबसे पहले तो महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, ये खबर झूठी है और विश्वास के लायक नहीं है कि नेताजी की मृत्यु हो गई हो। अंग्रेज सरकार भी इसको डिनाई करती है कि उनकी मृत्यु जो है धोखा है, जो उन्होंने सरकार को देने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी घड़ी है। नेताजी जो थे वो अपने कई डब्बे भी रखते थे अंग्रेजों को धोखा देने के लिए। तो बाद में जब हबीबुर रहमान आके नेताजी बापू मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोलते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो हमारे साथ उस प्लेन के अंदर थे, लेकिन तभी महात्मा गांधी इस बात को मानते हैं। उससे पहले वो कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कि उन्होंने जो अंग्रेजों को धोखा देने के लिए ये सब किया है। और अंग्रेजों ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनकी जो गुप्त ब्यूरो जासूसी संस्थाएं थी, उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी थी कि ये झूठी। लेकिन देशवासी भी जो है नेताजी की मौत को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और ना आज तक उन्होंने नहीं किया है। वो भी यही कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु उस हादसे में नहीं हुई थी, कि वो उनके साथ यदि हबीबुर रहमान ने बात कही है तो उनके साथ जरूर कोई उनका डम्मी रहा होगा।
अब इसे एक कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि नेताजी उस हादसे में मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाती है या नहीं होती है। नेताजी की मृत्यु के उनके मतलब कि बारे में ये जो कंट्रोवर्सी है वो दो तीन ऐसी बातें हैं जिनके बारे में है कि एक तो वहाँ से नेताजी बच गए थे, वो थे ही नहीं वहाँ पर तो। और नेताजी जो रूस गए थे वहाँ पर उनको रूसी सरकार ने पकड़ लिया और वो केजीबी की कैद में रहे। एक तो ये विमान हादसे वाली है, और तीसरी एक और है कि नेताजी बाद में रूस से छुटकर इंडिया में आ गए थे, और वो एक बाबा जी के रूप में इंडिया के अंदर रहे, और सन 1985 में उनकी यहीं पर मृत्यु हुई थी। अब सबसे बड़ी जो संभावना है नेताजी के जीवित होने की वो यही की जाती है कि वो बाबा जी के रूप में इंडिया में फैजाबाद जो अजायदा है उसी के अंदर वो रहते थे। गुमनामी बाबा के रूप में जो व्यक्ति थे वो वास्तव में सुभाष चंद्र बोस थे, और उसके बहुत सारे अब हम आपको बता दें गुमनामी बाबा कौन थे। गुमनामी बाबा नेपाल के रास्ते इंडिया में आए थे, और इंडिया में आके फिर वो अयोध्या के अंदर आके सेटल हो गए। और अयोध्या में भिन्न भिन्न ज़्यादा समय वो एक मकान में नहीं रहते थे, वो धीरे धीरे एक के बाद दूसरा कुछ महीने बाद मकान चेंज कर लेते थे। ऐसे मकान चेंज करते हुए वो बहुत सारे मकान घरों में ऐसे रहते हैं, और बहुत ही चुपचाप और शांत और एकांत जीवन जीते हैं। उनके साथ उनके दो तीन नौकर थे, बस किसी से मिलना जुलना उनका नहीं था। सामाजिक कोई रुतबा मतलब आसपास में किसी से मिलना जुलना उनका बिल्कुल बंद था। यहाँ तक कि वो अपना शक्ल भी जो है ना, चेहरा लोगों को दिखाते नहीं थे, क्योंकि उनका चेहरा जो था वो नेताजी से बहुत मिलता था, और वो नहीं चाहते थे कि उनको पहचान आ जाए। ऐसा कहते हैं 16 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तक कोई खास चर्चा में नहीं थे, लेकिन मृत्यु के बाद उनके जो सेवक होते हैं उनमें उनका जो सामान होता है उसको बंटवारे के रूप में उनके बीच थोड़ी कहासुनी होती है, और फिर वो बात पुलिस तक पहुंच जाती है, और पुलिस वहाँ पे आती है। पुलिस आती है और उनके पास बहुत बड़े बड़े 12 संदूक थे नेताजी के, 22 संदूक थे नेताजी के पास है। उन संदूकों को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, और उन संदूकों को अपने सामने खुलवाती है। अब जो संदूकों में जो चीज़ निकली थी वो बहुत ही हैरतअंगेज थी, आश्चर्यचकित करने वाली थी, और उन्हीं के आधार पर जो है ये दावा पुख्ता होता है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो संदूक में से जो चीज़ निकली थी उनको मैं आपको ब्यौरेवार लिस्ट बताता हूँ। संदूक में से एक उनकी कुछ एक फोटो निकली थी जो उनके जन्मदिन के ऊपर जन्मोत्सव में बचपन की बाद की बनाई हुई थी। उनके छात्रों के माता पिता भी उसके अंदर फोटो में होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर उनके चश्मा, दर्जनों चश्माएं जो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वो भी उन संदूकों में से निकली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 555 की सिगरेट पीते थे, और 555 के कई पैकेट उन संदूकों में से निकले थे, और जिस ब्रांड की वो विस्की पीते थे वो निकले थे, और जिस ब्रांड की वो विस्की पीते थे वो विस्की भी उन संदूकों में से निकली थी। इसके अलावा जो ताइपे में जो विमान दुर्घटना हुई थी और उसकी जो पूरी कहानी छपी थी, वो अमृत बाजार वहां पर उस पत्रिका में पूरी कहानी छपी थी, और वो कहानी की पूरे की पूरी जो है सभी प्रतियां उस संदूक में रखी हुई थी। इसके अलावा जो नेताजी की मृत्यु के ऊपर दो आयोग बनाए थे सरकार ने, एक तो शाहनवाज आयोग और एक खोसला आयोग। तो उन दोनों की जो रिपोर्ट थी वो भी उस संदूक के अंदर से निकली थी। इसके अलावा नेताजी के जो आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर की जो वर्दी थी वो भी उसके संदूक के अंदर से निकली थी। इसके अलावा एक आज़ाद हिंद फौज का जो खुफिया विभाग का चीफ था उसके द्वारा लिखी हुई सुभाष चंद्र बोस को जो चिट्ठी लिखी थी उसने कभी, वो चिट्ठी उसके अंदर से निकली थी। यहाँ तक कि उसमें गोलवलकर जो उस समय आरएसएस के प्रमुख थे उसके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी भी, जिसमें उसने उसको गुमनामी बाबा को सर कह के सम्मानित रूप से संबोधित किया है जगह जगह पर, वो चिट्ठी भी उसके अंदर से निकली बताते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें उसमें निकली हैं। उनके हैंड राइटिंग नोट्स निकले थे जिनके बारे में बाद में राइटिंग एक्सपर्ट से उनका मिलान करवाया गया, तो उनके अंदर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बाद में कहते हैं वो नेगेटिव आई, लेकिन कुछ एक व्यक्ति जिन्होंने उसके बहुत अनुसंधान किया है बोस के ऊपर, उन्होंने उसकी मिलान जो है अमेरिका में और यहाँ पे करवाया, और दो जगह पे करवाया, और दोनों जगह पे उनकी रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आई थी उनकी।
भाई हैंड राइटिंग सेम टू सेम मिलती है। इसके अलावा उनके दांत थे, उन दांतों का डीएनए टेस्ट हुआ था, और डीएनए टेस्ट में जो है एक तो रिपोर्ट जो थी उसके बारे में इनकन्क्लूसिव थी, और दूसरी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव बताई जाती है। लेकिन जब तीसरा, पहले दो आयोग जो बनाए गए थे वो कांग्रेस के टाइम में बनाए गए थे, और लोग समझते हैं कि कांग्रेस जो थी वो उनकी मृत्यु के को का राज रखना चाहती थी, इसलिए आयोग को जो है उन्होंने पहले से इस तरह से दे रखा था भाई उनकी मृत्यु वहीं दिखाई जाए, ताइयोको में हो गई, ताइपे में उनकी मृत्यु हो गई। इन सब कारणों को दूर करने के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1998 में, तो उन्होंने 1999 में के तीसरे आयोग की स्थापना की थी, बनर्जी आयोग। और बनर्जी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो 2005 में रिपोर्ट पेश की थी। उस टाइम फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और कांग्रेस सरकार ने उस रिपोर्ट को फिर से निरस्त कर दिया था, नहीं माना था। उसमें उस रिपोर्ट में उन्होंने संदेह जताया था, यहाँ तक कि उन्होंने अनऑफिशियल रूप से कहा था कि जो डीएनए टेस्ट करवाया था उसके अंदर डीएनए टेस्ट की जो मुझे ऑफिशियल मतलब कि अनऑफिशियल फोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने ये पहले मेरे को ये खबर दी थी कि हमने आपके पास रिपोर्ट भेज दी है, और रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है, कि उनकी रिपोर्ट डीएनए टेस्ट मिलता है गुमनाम बाबा का नेताजी से। लेकिन बाद में जब उन्होंने रिपोर्ट खोली तो रिपोर्ट में फिर उन्होंने नेगेटिव मिला, तो बाद में रिपोर्ट भेजी उसने। तो ये सब है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा उन संदूक में जो है कि अंग्रेजी, जर्मनी, रूसी, जापानी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब भाषाओं की किताबें निकली थी, और ये सब भाषाएं सुभाष चंद्र बोस बहुत ही और गुमनामी बाबा दोनों ही जो है बहुत फराटे से बोलते थे, सभी भाषाएं धारा प्रवाह बोलते थे ये सब भाषाएं। तो ये सब इस तरह की बातें हैं जो ये इन चीज़ों का ऊपर शक पैदा करती हैं। जब उसके साथ रहने वाले उनके जो नौकर थे उन्होंने भी बताया था कि 23 जनवरी को जब बोस का जन्मदिन होता है तो उस समय जो है पश्चिम बंगाल से कुछ एक लोग आते हैं, और वो एकांत में समय बिताते हैं सिर्फ बोस के साथ, और उस समय दुर्गा पाठ, काली माता का पाठ भी वहाँ पे होता है, और जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हैं, ऐसे करते हैं। और इसके अलावा कुछ बड़े सीनियर अधिकारी, कुछ लोग गुप्त रूप से या कुछ बड़े लोग उनसे गुप्त रूप से मिलने आते थे। नेताजी की भतीजी जो थी उन्होंने भी ये बात को मतलब वो सामान देख के सारा, और ये कहा था कि ये सब चीज़ें मेरे चाचा जी की हैं, वो रोने लगी है कह के। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बात को शक पैदा करती हैं कि गुमनामी बाबा, शक नहीं बल्कि एक तरह से यकीन भी दिलाती हैं कि गुमनामी बाबा ही जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। अब उनके यहाँ पे रहने का कारण क्या था, तो गुमनाम क्यों रहे, तो इसके बारे में हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्यों ऐसे गुमनाम रहे इंडिया में आके। तो हो सकता है उनको छोड़ा इसी शर्त पर गया वो रूस से कि वहाँ पर जाके अपने आप को प्रकट नहीं करोगे, या फिर उन्होंने ये सोचा हो भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके अंदर उनको अपराधी बनाया गया, मतलब माना गया था, क्यों मित्र सेना के खिलाफ लड़े थे वो भारत को आज़ाद करवाने के लिए, तो कहीं इसकी वजह से हमारे देश के प्रति इस तरह का कोई एलिगेशन ना लगे। ये अपने अपने सोच हैं, विचार हैं, अब असली बात तो क्या थी तो वही जानते हैं। तो ये उनकी कुछ बातें थी ऐसी, आपको अच्छी लगी हूँ तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।